वेलकम बैक बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रीवियस वीडियो में हमने दो चैप्टर कवर कर लिए, चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड और चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। आज हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमारे वीडियोज अगर आप लाइन बाय लाइन देखते हैं तो आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा, न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे। पहले वीडियो में आपको सारा कॉन्सेप्ट हम बताएंगे और सेकंड वीडियो में आपको न्यूमेरिकल देंगे। जो न्यूमेरिकल होंगे वे 11th, जो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो तो बोर्ड लेवल का होगा, मतलब 11th क्लास के लिए होगा, और जेई नीट और जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। बात समझ में आ गई? तो एक एक करके अच्छे तरीके से हमने दो चैप्टर कवर कर लिए और आज की इस वीडियो में हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन? का मतलब है कि सीधी रेखा में गति। मतलब इसमें हम जब आप पढ़ेंगे ना तो इसमें देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वे स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। बात समझ में आ गई? स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, सीधी रेखा में। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक वर्ड समझ लेते हैं, मैकेनिक्स। इसका मतलब क्या है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, मैकेनिक्स जब आप पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट मोशन करता है। मतलब ये हुआ कि मैकेनिक्स क्या है भैया, मैकेनिक्स हमने बताया भी है चैप्टर 1 में, जो फिजिकल वर्ल्ड है चैप्टर, उसमें हमने इस चीज़ को बताया है मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। देखिए मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है। मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। क्या? ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मोशन। क्लियर हो गया? तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच होता है जिसमें ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। आप इसका डेफिनेशन स्क्रीन पे लिख सकते हैं, देख रहे होंगे, और आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने समझ लिया भैया मैकेनिक्स क्या होता है। अब हम देखिए मैकेनिक्स कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिक्स को अगर हम बात करें कितने प्रकार के होते हैं, कितने इसके टाइप्स हैं, तो 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स, ठीक है, 3 होते हैं। हमने पहले समझ लिया मैकेनिक्स क्या होता है, क्लियर हो गया आपको। मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स 3 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। क्लियर हो गया? देखिए स्टैटिक्स क्या है भैया, तो स्टैटिक्स मैकेनिक्स का एक ब्रांच है। देख रहे हैं ना, ये तीनों ब्रांच है, मैकेनिक्स का ही तीनों ये ब्रांच है। तो स्टैटिक्स मैकेनिक्स का एक ब्रांच होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं जो रेस्ट में होता है। क्या? जो रेस्ट में होता है, मतलब हम इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना, जो किसमें होता है, रेस्ट में होता है, इन रेस्ट। क्लियर हो गया? जो भी हम बता रहे हैं उसका डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उसको आप फटाफट नोट भी करें, नोट्स बनाते चलें, ठीक है ना। कॉपी पेन भैया निकाल लो, कॉपी पेन निकाल लो, तभी नोट्स बनाने में मजा आएगा, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया? स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स मैकेनिक्स का एक ब्रांच होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं जो रेस्ट में होता है। अब ऐसा थोड़े नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये सरफेस है और इस पर हमने रख दिया, हम कहें कि ये रेस्ट में है, इसी को थोड़े नहीं कहेंगे कि ये रेस्ट में है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हों, बहुत सारा फोर्स लग रहा हो, ठीक है ना, बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा फोर्स लग रहा हो, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है और सारे फोर्सेज मिलकर इक्विलिब्रियम में हो जा रहे हैं। तो जब एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारा फोर्स लगे और वे इक्विलिब्रियम में हो तो उस कंडीशन में भी हम ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं कि वे रेस्ट में है। बात समझ में आ गया? तो जरूरी नहीं है कि हम कहेंगे कि भैया ऐसे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट तो वही रेस्ट में है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हो गया भैया स्टैटिक्स। क्लियर हो गया? तो आप सिंपली याद कर सकते हो स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स मैकेनिक्स का एक ब्रांच होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं जो रेस्ट में होता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, काइनेमेटिक्स में जब आओगे तो काइनेमेटिक्स में देखिए
काइनेमेटिक्स में अगर आप देखोगे तो काइनेमेटिक्स में यहाँ पे काइनेमा और काइने ये हो गया काइने और ये हो गया मैटिक्स। जहाँ पे काइने जो है ये ग्रीक वर्ड काइनेमा ग्रीक वर्ड काइनेमा से बना है, जिसका मतलब होता है क्या? मोशन। क्या होता है? मोशन। और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ। क्लियर हो गया? देखिए फिर से बता दे रहे हैं, काइनेमेटिक्स में ये जो काइने है, काइने ध्यान दीजिएगा, काइने, तो काइने जो है ये ग्रीक वर्ड काइनेमा से बना है, और काइनेमा का मतलब होता है क्या? मोशन। और मैटिक्स का मतलब मैथ। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट का मोशन के समय जो हम मैथ लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। मतलब हम काइनेमेटिक्स जब पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और ऑब्जेक्ट का जब मोशन होता है तो मोशन में जब हम मैथ लगाते हैं, मैथ को घुसा देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? सिंपली आप क्या कर सकते हो, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए थोड़ा आप ध्यान से समझिए मेरी बात को। काइनेमेटिक्स में हम ये तो वही समझा दिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। असली में हम इसको मतलब डिफिनीशन के तौर पे क्या कहेंगे उसको समझिए। काइनेमेटिक्स जो है मैकेनिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मोशन। हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, बिना, याद रखिएगा, बिना उस मोशन के कारण के जाने बिना। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि मोशन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है भैया? मोशन कर रहा है। अब ये किस फैक्टर के कारण, मतलब किसके कारण ये मोशन कर रहा है, उसको जब नहीं हम लेते हैं, उसके बारे में जब हम नहीं पढ़ते हैं, सिंपल बस ये पढ़ते हैं कि ये मोशन कर रहा है, मतलब इसके मोशन के बारे में, इसके स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, इसके वेलोसिटी, इसके एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। किस फैक्टर के कारण वे मोशन कर रहा है उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो वही कहलाता है काइनेमेटिक्स। तो सिंपल हम समझ गए काइनेमेटिक्स क्या है। मैकेनिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें किस फैक्टर के कारण मोशन हो रहा है उसको हम जो है कि इंक्लूड नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? जबकि हम डायनामिक्स की बात करें तो पहले ये जान लीजिए, डायनामिक्स का मतलब होता है क्या? पावर। क्या होता है? पावर। समझ रहे? पावर। हाँ, देखिए तो डायनामिक्स जो है ये भी मैकेनिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन इसमें हम किस कारण से, किस फैक्टर के कारण मोशन हो रहा है उसको भी इंक्लूड करते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मोशन क्यों कर रहा होगा, मान लीजिए कि एक फुटबॉल है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दें, एक मान लीजिए कि फुटबॉल है, ये ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, ग्राउंड पे ये रखा हुआ है ऐसे, और सपोज कर रहे हैं कि इसको किसी ने फोर्स लगा दिया, ऐसे किक कर दिया, लात मार दिया, ठीक है, तो किक किया तो ये क्या करेगा भैया? मोशन करने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये फोर्स लगा तब ये बॉडी मोशन कर रहा है। तो डायनामिक्स जो है, डायनामिक्स में क्या कर रहे हैं? डायनामिक्स जो है मैकेनिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें किस फैक्टर के कारण मोशन हो रहा है उसको भी इंक्लूड करते हैं, मतलब वे लिया जाता है, ठीक है ना, उस फैक्टर को लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो सिंपल ये तीन चीज़ें थी, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक में हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो रेस्ट में होता है। देखिए यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। बात समझ में आ रही है? मतलब एक ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा है, ठीक है ना, जिस पे बहुत सारे, मतलब अंडर इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं जो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और वे जो मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम। अगर मान लीजिए कि जो फोर्स लग रहा है वे इक्विलिब्रियम में हो तो उस कंडीशन में भी वे स्टैटिक्स कंडीशन में ही आएगा। बात समझ में आ रहे हैं? तो देखिए तीन हो गया स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं भाई? ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन किस कारण से ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, जबकि इसमें किस फैक्टर के कारण मोशन हो रहा है उसको लेते हैं। तो डायनामिक्स अगर आप देखो तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो किसके कारण करेगा भैया? फोर्स के कारण। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डायनामिक्स है वे किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स पे। कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स मतलब डायनामिक्स इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स।
फोर्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर हो गया? चलिए मिटा देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसको। देखिए आगे हमारा भैया हो गया। अब देखिए सबसे बढ़िया टॉपिक, और शायद ये आप 9th में भी पढ़े होंगे, शायद क्या पढ़े हैं, लेकिन अच्छे तरीके से इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। भाई फील लेना है इसको। देखिए क्या मतलब है। जैसे आप आसपास देखते हो, आसपास अगर आप ध्यान से देखो ऐसे पूरा आँख लगा के, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें अपनी चारों तरफ तो पाएंगे कि कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो अपनी पोजीशन पे हैं, मतलब टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो, मतलब रेस्ट में है, या तो मोशन कर रहे हैं। ये नहीं दिख रहा है, देखिए अपने आप आसपास चारों तरफ देखिए, या तो आप देखेंगे तो गाड़ी देखेंगे, गाड़ी जा रहा है, बस जा रहा है, और कुछ लोग आराम से बैठे हैं। बात समझ में आ रही है? तो या तो आप अपनी चारों तरफ कुछ भी देखिएगा तो भाई दो कंडीशन आप पाइएगा, क्या? या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या तो ऑब्जेक्ट मोशन में। ये आप क्लास 9th में पढ़ ली हैं, समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फील लेना इसका एक्चुअल में कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखिए जैसे रेस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई बॉडी अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज करता है, चेंज नहीं करता है, तो उसको क्या कहते हैं, वे ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ए पोजीशन पे है, ठीक है ना, ए पोजीशन पे, और मान लेते हैं कि 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 घंटा हो गया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। बात समझ में आ रही है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है तो उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि वे रेस्ट में है। गलत हो जाएगा, थोड़ा सा गलत हो गया। क्या गलत हो रहा है सोचिए। हाँ समझ गए होंगे। देखिए क्या मतलब है। देखिए जैसे एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ट्रेन है, थोड़ा रेड पेन से बना दे रहे भैया, ट्रेन खतरा वाली गाड़ी है ये, नहीं अब जो भी गाड़ी हो, ये मान लीजिए कि ये ट्रेन है और ये हो गया खिड़की। मान लीजिए कि एक यहाँ पे व्यक्ति है और एक यहाँ पे व्यक्ति है, ठीक है। देखिए भैया ये ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन चल रही है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो, देखिए एक बाहर कोई व्यक्ति है और ये फटाफट बहुत तेज़ी से भाग रही है। तो देखिए आप इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये क्या है, रेस्ट में है। देखिए ये इसको देख रहा है तो कह रहा है हाँ भैया तुम रेस्ट में हो, लेकिन बाहर से जो व्यक्ति देख रहा है वे क्या कहेगा, इसको रेस्ट में है? नहीं, रेस्ट में नहीं है, मोशन में है। तो एक ही ऑब्जेक्ट, देखिए इसको ये देख रहा है तो ये रेस्ट में है, और ये देख रहा है इसको तो मोशन में है, तो गड़बड़ हो गई ना। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में तो टाइम के साथ पोजीशन फटाफट भाग रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एक्चुअल में जो डिफिनीशन होता है रेस्ट का, उसमें एक चीज़ और जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। बात समझ में आ गई? विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग मतलब क्या हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं क्या, कि वे रेस्ट में है। बात समझ में आ गई? ये बातें जरूरी हैं। सराउंडिंग के रेस्पेक्ट का मतलब कि किसी को फिक्स पॉइंट मान लिए, रेफरेंस उसे बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट को रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे अगर हम इसको मान लें कि ये इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इसके रेस्पेक्ट में जब इसको देख रहे हैं तो ये क्या है, रेस्ट में है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये मोशन में है। तो हमेशा सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में लेकर हम देखते हैं। बात समझ में आ गई? तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो वे कहलाता है क्या, कि वे रेस्ट में है। बात समझ में आ गई? सॉरी ये चल नहीं रहा है, 1 मिनट। देखिए समझ में आ गया? देखिए अब मोशन की अगर हम बात करें, मोशन क्या होता है तो आप बता सकते हैं मोशन क्या होता है, फटाफट बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए। जब तक कि ये इंक भर जाए तब तक तो बता ही सकते हैं। चलिए फटाफट बताइए। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज करता है, ठीक है,
टाइम के साथ चेंज करता है, और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं कि वे मोशन में है। क्लियर हो गया। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से ये व्यक्ति देख रहा है, देखिए ये देख रहा है इसको तो रेस्ट में है, लेकिन ये देख रहा है इसको तो मोशन में है। तो ये जब देख रहा है तो इसको यहाँ पे डिफिनीशन मोशन वाला लगेगा, क्योंकि सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इसका टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है। लेकिन इसको जब ले रहे हैं ना सराउंडिंग के रेस्पेक्ट, मतलब इसको फिक्स पॉइंट मान रहे हैं, तो देख रहे हैं कि ये क्या है, रेस्ट में है। तो मतलब ये हुआ, दोनों चीज़ें समझ गए कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो वे कहलाता है रेस्ट में, ठीक है, वे रेस्ट में होगा, जो बॉडी होगा वे रेस्ट में होगा। लेकिन जब कोई बॉडी अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज करता है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो उसे कहते हैं कि वो बॉडी क्या है, मोशन में है। बात समझ में आ गई, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखिए तो पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो एब्सोल्युटली रेस्ट में है या तो एब्सोल्युटली मोशन में है। ध्यान से समझिए मेरी बात को, कोई भी आप ध्यान से देख लीजिए, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे आप बैठे हैं, हाँ, आप अदर जो भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उनके रेस्पेक्ट में तो आप क्या है भैया, रेस्ट में है। लेकिन अगर आपको कोई दूसरे प्लेनेट से देखे तो क्या होगा, आपको कहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब आप मोशन में हो गए। तो एब्सोल्युटली इस पूरे यूनिवर्स में ना ही कोई रेस्ट में है और ना ही कोई मोशन में है। बात समझ में आ गई। रेस्ट और मोशन एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिए, लाइन एकदम करेक्ट, इसको याद रखना है। क्या, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव होते हैं एक दूसरे के। मतलब इन दोनों में क्या संबंध है, देखिए इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। रेस्ट एंड मोशन एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं, इसका मतलब ये है कि एक सिचुएशन में एक बॉडी रेस्ट में है तो दूसरे सिचुएशन में वे मोशन में होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे थे, मान लेते हैं इसको, ये ए है और ये बी है। तो जब इस पैसेंजर के रेस्पेक्ट में इसको देखा जा रहा है तो क्या हो रहा है भैया, ये कह रहा है कि ये रेस्ट में है। लेकिन इसको अगर ले ले सराउंडिंग, ये फिक्स पॉइंट मान ले, तो इसको जब ये देख रहा है बंदा तो इसको क्या लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो एक सिचुएशन में ये रेस्ट में है तो दूसरे सिचुएशन में ये मोशन में है। बात समझ में आ गई। तो दोनों रिलेटिव होते हैं, रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव होते हैं। एक सिचुएशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो दूसरे सिचुएशन में वो मोशन में होगा। एब्सोल्युटली ना ही कोई रेस्ट में होता है और ना ही कोई मोशन में होता है। बात समझ में आ गई बच्चों, इतना उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आप स्क्रीन पे डिफिनीशन भी लिख चुके होंगे रेस्ट का, मोशन का, आप देख लीजिए, ठीक है। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मिटा दे इसको। देखिए अब हम बात करेंगे, रेस्ट मोशन हो गया। अब एक चीज़ समझते हैं थोड़ा, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। क्या, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ध्यान से इसका मतलब समझिए। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मान लेते हैं, ठीक, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी साइज से ज़्यादा मोशन करता है, मतलब अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। एकदम ध्यान से समझिए। जैसे ये देखिए, ये मार्कर है, इतना बड़ा है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे है और ये डिस्टेंस कवर किए, ये खच इतना आ गया, तो इसका साइज इतना है, लेकिन डिस्टेंस कवर किया कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर हो रहा है मेरी बात को, समझ रहे हैं। तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, एक ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कब, जब ऑब्जेक्ट अपनी साइज से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे, तब। आप स्क्रीन पे डिफिनीशन देख सकते हैं और उसको लिख लीजिए। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कार है, ठीक है, एक कार है, कोई गाड़ी भैया, कोई भी गाड़ी, लंबोर्गिनी गाड़ी है। देखिए ये एक कार है मान लीजिए, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो कार है, ये मान लेते हैं कि ये कितना मीटर का, लगभग मान लीजिए 5 मीटर का कार है, 5 मीटर इसका लेंथ है, इसका लेंथ इतना है। लेकिन मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे, ठीक, मान लेते हैं ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आया, तो
यहाँ पे भैया देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज से ज़्यादा ये मोशन हो गया, सॉरी डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब हम इसको क्या कहेंगे, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन मान लें कि ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे था और यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसी गाड़ी आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे तो भैया ये कम होगा, इसकी साइज से कम है, मतलब ये जो कार है अपनी साइज से कम अगर डिस्टेंस कवर करे तो इसको हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप देखे होंगे, आप जानते भी हैं कि ये सन है भैया, और सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है, पता है ना। हाँ, तो देखिए अर्थ क्या करती है, अर्थ रोटेशन, ऐसे रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, ऐसे रोटेट करती है, और रोटेट करती ही है, और उसके साथ साथ क्या करती है, रिवॉल्यूशन भी करती है सन का। सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर भी लगाती है, और सन अपनी एक्सिस पे ऐसे रोटेट भी करती है। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जब रिवॉल्यूशन ऐसे कर रही है, मतलब सूर्य का ऐसे चक्कर लगा रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है, तो उस कंडीशन में अर्थ का जितना भी डायमीटर है, मतलब अर्थ का जितना साइज है उससे ज़्यादा इसका ये लेंथ का उसका ये जो है कि डिस्टेंस कवर होता है, सॉरी डिस्टेंस कवर होता है। जैसे अर्थ यहाँ पे है, अर्थ देखिए, अर्थ का जो डायमीटर होगा उससे कई गुना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है कि ये डिस्टेंस कवर करता है ना। ऐसे एक चक्कर लगाएगा तो भैया अर्थ का डायमीटर कितना बड़ा होगा, आप सोचिए। अर्थ का रेडियस पता है ना, 6400 किलोमीटर, तो निकाल दीजिएगा। तो अर्थ का डायमीटर जो होता है वे बहुत 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 छोटा है, किसके कंपेयर में, ये जो एक चक्कर लगाता है उसके कंपेयर में। बात समझ में आ गई, इतना क्लियर हो गया। लेकिन हाँ, तो रिवॉल्यूशन के टर्म में हम समझ गए, रिवॉल्यूशन के टर्म में अर्थ को हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। लेकिन रोटेशन के टर्म में अगर देखें तो रोटेशन ऐसे हो रहा है, ऐसे 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 चक्कर लगा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। फिगर में आप देख सकते हैं ना, ऐसे फिगर में आप देख पा रहे होंगे, अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अर्थ जब रोटेट करता है, अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, तो अब भैया ऐसे रोटेट कर रहा है तो अपना जो उसका डायमीटर है उससे कहाँ, वो तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, कहाँ डिस्टेंस कवर करेगा। हाँ, मतलब अपने साइज से बहुत कम, बहुत निग्लिजिबल, कहाँ डिस्टेंस कवर करता है। ऐसे रोटेट किया, कहाँ डिस्टेंस कवर किया। तो रोटेशन के टर्म में हम अर्थ को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। बात समझ में आ गई, मेरी बात क्लियर हो गई। देखिए, तो अर्थ को रिवॉल्यूशन के अगर एस्पेक्ट में देखें तो अर्थ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन रोटेशन के टर्म में पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। बात समझ में आ गई। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का मतलब पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया, चलिए मिटा देते हैं। ये बातें याद रखिएगा, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी काम देगा। देखिए अब हम बात करते हैं, देखिए अभी हमने पढ़ा मोशन। मोशन का मतलब आप बताइए क्या होता है। मोशन का मतलब जब ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो हम उसे कहते हैं कि वे ऑब्जेक्ट मोशन में है। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की, मतलब मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए पहला है रेक्टिलिनियर, ब्लू से लिख दिया जाए, सब रेड रेड हो जाएगा। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, और इससे ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। सेकेंड है सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, ठीक है। और तीसरा क्या भैया, ऑसिलेटरी, या तो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तीनों को नोट कर लीजिए पहले फटाफट। चलिए, नोट हो गया।
चलिए एक एक करके ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की। देखिए रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में, तो उस मोशन को, उस बॉडी के मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब लीनियर मोशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो रेक्टिलिनियर मोशन समझ में आ गया। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उसे क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। देखिए रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन लगभग में सेम होते हैं। इसमें भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और रेक्टिलिनियर में भी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। बात समझ में आ गई। लेकिन रेक्टिलिनियर मोशन में पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के लिए ये अवेलेबल है, मतलब जो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें ये बातें होती हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कर सकता है। लेकिन पॉइंट मास ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता। अब ट्रांसलेटरी मोशन है क्या भाई? ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें जो बॉडी के प्रत्येक पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जो बॉडी के प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं वे सेम, जैसे स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रहा है ना, तो उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स के भी जो पार्टिकल्स होते हैं वे भी ऐसे सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं और इक्वल टाइम में, मतलब गिवन टाइम मान लेते हैं 1 सेकंड में देखा जाए, 2 सेकंड में देखा जाए, तो इक्वल गिवन टाइम में, गिवन टाइम आप जो भी आप टाइम दो, तो इक्वल गिवन टाइम में इक्वल डिस्टेंस पार्टिकल भी कवर करते हैं। थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, मिटा दी इसको थोड़ा सा, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई ये स्लाइड है ऐसे सरकने वाला, देखे होंगे आप, स्कूल में होगा ऐसा, ऐसे बच्चे जो होते हैं वे सरकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दें, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दें, ठीक है, ठीक। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है कि ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें जो बॉडी के प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब ये जो बॉडी है जो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वे, तो प्रत्येक बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं वे भी क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में ये बॉडी मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, तो ये भी जो बॉडी के पार्टिकल्स होते हैं ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस भी कवर करते हैं। अब गिवन टाइम जितना वो, जैसे मान ले 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में जितना भी ये एक पार्टिकल डिस्टेंस कवर किया उतना ही दूसरा करेगा, उतना ही तीसरा करेगा, उतना ही ये भी करेगा, सब का सब करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई बॉडी स्लिप करता है ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे, जैसे कि ये सरकने वाला है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो जैसे कोई बॉडी ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे सरक रहा है, स्लिप कर रहा है, तो वे एग्जाम्पल ट्रांसलेटरी मोशन का होता है। बात समझ में आ गया बच्चों? लेकिन जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है और ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो ये कौन सा मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन है। बात समझ में आ गई? ये कौन सा मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन सिंपल सा, बस आप ये समझिए कि ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें जो बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वे स्ट्रेट लाइन में सेम टाइम मूव करते हैं, प्रत्येक पार्टिकल्स, ठीक है ना, और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। प्रत्येक ये जो पार्टिकल दिख रहे हैं ना, ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा गिवन टाइम में, अब जो भी मान लो, ठीक है ना, तो उतना ये भी करेगा, उतना ये भी करेगा, प्रत्येक पार्टिकल्स करेंगे। ये होता है ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर हो गया? चलिए अगला हम बात करते हैं सर्कुलर और रोटेटरी मोशन की। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? सर्कुलर मोशन का मतलब जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाए, तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे ऐसे चक्कर लगाता है तो उसे क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। रोटेटरी मोशन पे अगर आप देखो तो रोटेटरी मोशन या तो रोटेशन, जैसे अर्थ होता है ना, अर्थ ऐसे रोटेट करता है, तो उसका मोशन को रोटेटरी मोशन या तो रोटेशन बोल सकते हैं। तो रोटेटरी मोशन होता क्या है? रोटेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें जो बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सेम यही वाला, जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये इसका लाइन ऑफ एक्सिस है, ठीक है। तो देखिए रोटेट कर रहा है ऐसे, तो रोटेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें प्रत्येक पार्टिकल्स जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बॉडी के, वे क्या करते हैं? वे सेम डायरेक्शन में, मतलब जिधर ये बॉडी मूव कर रहा होता है ना, उसी डायरेक्शन में प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी मोशन करते हैं और गिवन टाइम में, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एंगल जो है कि
कवर करते हैं या बनाते हैं। जैसे इसमें क्या था, इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, उसी तरह यहाँ पे क्या है, इक्वल एंगल शिफ्ट करते हैं। बात समझ में आ गई? मतलब ये जितना एंगल शिफ्ट करेगा उतना ये भी एंगल शिफ्ट करेगा, उतना ये भी एंगल शिफ्ट करेगा, उतना ये भी एंगल शिफ्ट करेगा। ये होता है रोटेटरी मोशन। बात समझ में आ गया बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों समझ में आ गया होगा। अगला हम बात कर लेते हैं ऑसिलेटरी मोशन या तो वाइब्रेटरी मोशन की। ये आप पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा 9th में भी है। वैसे तो ये सारा भी है। ट्रांसलेटरी मोशन आपको क्लास 6 के बुक में भी मिलेगा, देखिएगा मिल जाएगा, सारा मिलेगा, ठीक है ना, सारा मिलेगा। बस एक बार थोड़ा सा अच्छे तरीके से, मतलब जो भी भूले भटके बिसरे जो भी यादें हैं सबको एक बार लाने का प्रयास किया, ठीक है ना। अभी कुछ देखिए, अभी तक आपने जो पढ़ा वे उसका कोई मायने नहीं है, वे कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको एक बार मैं पूरे कॉन्सेप्ट को, ये बेसिक चीज़ें हैं, मतलब पूरा एक एक चीज़ बेसिक है इसमें। अभी बेसिक शुरुआत है, फिर आगे हम बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए ऑसिलेटरी मोशन की बात करते हैं। देखिए जब पार्टिकल टू अप एंड डाउन, ठीक है ना, ऊपर नीचे या तो ऐसे टू एंड फ्रो, आगे पीछे, तो जब कोई पार्टिकल आगे पीछे या तो अप एंड डाउन मोशन करता है, ठीक है ना, किसी फिक्स्ड पॉइंट से, जैसे मान लो कि ये रबड़ है, ठीक है, और रबड़ है और यहाँ पे इसको हमने ऐसे स्ट्रक किया, तो ये क्या करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा, अप एंड डाउन, समझ रहे हो, अप एंड डाउन ऐसे मोशन करेगा, ठीक है। तो ये जो अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, या तो टू एंड फ्रो, पेंडुलम में ऐसे होता है टू एंड फ्रो मोशन, तो टू एंड फ्रो मोशन हो या तो अप एंड डाउन मोशन हो, तो वे कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन। जिसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है वे जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, या तो इसे मीन बोलते हैं, ठीक है ना, मीन, लेकिन जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसी से बार बार जो है कि उसका रिपीट करता है, उसी से रिपीट करता है। देखिए ये आप पढ़े भी होंगे, तो ये हो गया आपका मीन, और इसी पे बार बार ये जो पार्टिकल आता है जाता है, आता है जाता है, जैसे पेंडुलम में पढ़े होंगे, ये हो गया बॉब, इधर आएगा फिर इधर आएगा, फिर मतलब बार बार ऐसे क्या करता है, रिपीट करता है। बात समझ में आ रही है? तो वही कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर हो गया? आप स्क्रीन पे डिफिनीशन देख सकते हो, और सारे जितने भी डिफिनीशन बताए सारे लिख भी चुके होंगे। चलिए वाइब्रेटरी मोशन तब क्या है भैया? देखिए हम मतलब पहले पढ़े थे ना, पहले जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पे हम ऑसिलेशन में पढ़े थे ना, ऑसिलेशन में टू एंड फ्रो है, मतलब टू एंड फ्रो बॉडी के पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वे ऑसिलेशन है, और अप एंड डाउन जब मोशन करता है तो वे क्या है भैया, वाइब्रेटरी है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, अप एंड डाउन मोशन करे या टू एंड फ्रो पार्टिकल मोशन करे, ठीक है ना, बार बार जो फिक्स पॉइंट है उसको रिपीट करे, तो वे ऑसिलेटरी मोशन है। और जब एम्पलीट्यूड काफ़ी छोटा हो, मतलब बहुत छोटा हो एम्पलीट्यूड, समझ रहे हो एम्पलीट्यूड का मतलब, जैसे इसको अभी बताएं जो वाइब्रेट किए, तो वाइब्रेट किए तो इस तरह से वेव बनता है, आप पढ़े होंगे क्लास 9th में ये चीज़ें आप पढ़ ली होंगे, ठीक है ना। तो जब एम्पलीट्यूड, इसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड तो बोलते हैं, ये एम्पलीट्यूड है ए, तो एम्पलीट्यूड जब छोटा होता है तो उस केस में जो मोशन होता है पार्टिकल का उसे कहते हैं क्या, वाइब्रेटरी मोशन। बात समझ में आ गई? एम्पलीट्यूड जब छोटा हो तो देखिए बॉडी के पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन या तो टू एंड फ्रो मोशन दोनों में करते हैं, चाहे ऑसिलेशन हो या तो वाइब्रेटरी मोशन हो, लेकिन जब एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होता है तो वे मोशन कहलाता है पार्टिकल का क्या, वाइब्रेटरी मोशन। और इसमें भी जो पार्टिकल होते हैं वे टू एंड फ्रो अप एंड डाउन मोशन करते हैं। क्लियर हो गया? तीनों आपको मोशन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम पढ़ते हैं अगला। मिटा दी इसको पहले, चलिए मिटा देते हैं पहले फटाफट। क्या पढ़ना है भैया? अब पढ़ना है हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिटा देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नोट्स बनाते चलिए, आपको स्क्रीन पे सारा डिफिनीशन भी दे दिए होंगे, टाइम भी इस तरह बचेगा, ठीक है। चलिए अगला हम बात करते हैं किसका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ठीक है। मार्कर गिर गया था। चलिए देखिए क्या भैया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ध्यान से समझिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसे आपने पढ़ा हुआ है ना, उसे कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं
ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स का सेट कहलाता है क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब सिंपल सा हम कह सकते हैं क्या, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, 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 सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स का सेट होता है, मतलब ये पूरा सेट होता है। देखिए ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स ही तो हैं, कोऑर्डिनेट्स का सेट क्या होता है, क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन को, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को जो है कि डिटरमाइन करते हैं। बात समझ में आ गई। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स का सेट होते हैं, जिसको यूज करके हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन को और उसकी वेलोसिटी को जो है कि फाइंड करते हैं या तो निकालते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप स्क्रीन पे उसका डेफिनेशन देख सकते हैं और फटाफट लिख भी लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन भैया, इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। चलिए तो हम दोनों एक एक करके समझते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देखिए ये जो चीज़ है ना, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, ये बीएससी में भी आप जाएंगे, अगर आप बीएससी करेंगे 12th के बाद, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ओबे करता है। बात समझ में आ गई। मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ओबे करता है, मतलब फॉलो करता है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे नहीं करता है, मतलब वहाँ पे जो है कि अप्लाई नहीं होता है, तो वे कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर हो गया। आप स्क्रीन पे दोनों का डिफिनेशन पहले लिख लीजिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बस है और बस में मान लेते हैं कि कोई पर्सन है, वे बैठा हुआ है, ठीक है ना, बैठा हुआ है, ठीक है, बैठा हुआ है, ठीक है। तो बैठा हुआ है, तो देखिए कोई व्यक्ति मान लीजिए कि बस में बैठा हुआ है, बस रेस्ट में है, या तो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब ये बस मान लीजिए कोई व्यक्ति बस में बैठा है और पूरा बस रेस्ट में है, या तो बस मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच होगा। मतलब वहाँ पे कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों, क्योंकि बॉडी जैसे बस पूरा रेस्ट में है या तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़े होंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या भैया, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा। बात में आ गई, जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगे। तो भैया ये बस है, रेस्ट में है, तो जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे, इसका स्टेट थोड़ा नहीं चेंज होगा। रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वे यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा जब तक कि कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स न लगे। तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, तो वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो नहीं फॉलो करेगा भैया वे होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए कि यही बस वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है ना। अगर वेरिएबल वेलोसिटी है, मतलब बार बार वेलोसिटी चेंज हो, तो बार बार वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस भैया होगा तो उसका कुछ ना कुछ बस का मास है, फोर्स होगा, फोर्स उत्पन्न हो गया। अब फोर्स होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बिना, देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि बिना एक्सटर्नल फोर्स के बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो वहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या तो एक्सेलरेशन बार बार प्रोड्यूस हो रहा है, वही बात हो गई। तो एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ओबे नहीं होगा।
बात समझ में आ रही है। तो वे वहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वे कौन सा होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। बात समझ में आ गया बच्चों। चलिए इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मोशन इन 1, 2 और 3D। हाँ, मतलब 1 डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं और 3 डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं। अरे भैया बोर हो गए सर, ये सब समझते समझते कुछ बढ़िया बताइए। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाए, ठीक है। देखिए हमेशा जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, जैसे भी आप पढ़ रहे हो, ध्यान से सुनिए और देखिए आजकल का ट्रेंड क्या है मैं बता दूं। आजकल का ट्रेंड ये है कि अगर जहाँ पे मस्ती है, मतलब मजाक में बच्चे सब पढ़ लें, वही अच्छा है। तो जहाँ पे मतलब मजाक हो रहा है तो खूब मजाक हो जा रहा है, या तो बढ़िया है तो बढ़िया है सब। मतलब अब देखिए हम देखते हैं अधिकतर, हम जैसे हम बहुत सारे चैनल देखें तो उसमें क्या है, जो टीचर खूब मज़ा लेके पढ़ाते हैं उनका सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जो एकदम ऐसे खड़ूस की तरह पढ़ा रहा, ये जैसे हम पढ़ा रहे थे अभी, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ये है कि सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें चाहिए जहाँ पे मज़ा मिले। ऐसे तो वीडियो कॉमेडी वाला देख के मज़ा नहीं मिला तो सर जी भी मज़ा दे दें, तो सर जी लोग मज़ा देंगे तभी जो है कि सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलिए हाँ, तो अब फ्रेश रखिए, अपने माइंड को हमेशा फ्रेश रखना है, अपने गोल के बारे में सोचना है, ठीक है ना। आपका गोल डिसाइड है कि नहीं, गोल बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए वैसे आते हैं अगला। अब हम बात करेंगे क्या, मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशन। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। अरे थोड़ा एनर्जी के साथ, हाउ इज द जोश, हाई सर। हाँ देखिए 1 डायमेंशनल मोशन। देखिए क्या होता है 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, ये सब क्या है, कुछ नहीं है। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करे और कोऑर्डिनेट्स का, हमने बताया 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करे तो हम, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि वे 1 डायमेंशनल मोशन है। कब कहेंगे, जब 3 होते हैं ना, 3 एक्सिस, तो 3 कोऑर्डिनेट में से केवल एक कोऑर्डिनेट जो है टाइम के साथ चेंज हो तो हम कहेंगे कि वे क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन है। बात समझ में आ गई। इसको आप स्क्रीन पे डेफिनेशन है, इसको आप लिख सकते हैं, a motion of an object in which only one coordinate is changing with time is called 1 dimensional motion। बात समझ में आ रही है। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करे तो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, टाइम के साथ केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, तो वे मोशन कहलाएगा क्या, 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रेन है तो अपने ट्रैक पे मोशन कर रही है, तो वे क्या होगा बताइए, कमेंट करके बताइए। अरे भैया 1 डायमेंशनल मोशन होगा। जैसे कोई रेलवे ट्रैक पे जो है कि ट्रेन मोशन कर रही है, या बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, वे किसी सर्टेन हाइट से जो है कि ग्राउंड पे फेंका गया, ठीक है, तो वे कौन सा मोशन है, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एबव द ग्राउंड। मतलब देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन हाइट से जो है कि ग्राउंड पे जो है कि उसको ड्रॉप किया जाए किसी ऑब्जेक्ट को, तो वे क्या होगा, कौन सा मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आदमी है और वे जो है कि किसी नैरो, मतलब पतले से ऐसे मेढ़ी टाइप का है और उस पर वॉक कर रहा है, ठीक है, ऐसे वॉक कर रहा है, तो वे कौन सा मोशन होगा, 1 डायमेंशनल मोशन। मतलब ये समझ गए कि 1 डायमेंशनल मोशन में केवल एक जो है कोऑर्डिनेट वे टाइम के साथ चेंज होगा। मतलब अगर ग्राफ भी देखा जाए तो ऐसा होगा, ऐसे टाइम भैया बढ़ रहा और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वे भी क्या होगा, बढ़ेगा, समझ रहे हैं, ऐसे बढ़ेगा, तो एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, समझ गए। तो 1 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है कि केवल एक कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है। समझते हैं अगला,
टू डायमेंशनल मोशन। देखिए टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन में जब ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो दो डायमेंशन दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, टाइम के साथ दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई इंसेक्ट है, वे छत पे फ्लोर पे क्राउलिंग कर रहा है, ऐसे रेंग रहा है, ठीक है, वो एग्जांपल है। जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और जैसे कि वे बिलियार्ड बॉल, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिलियार्ड वाला ऐसे खेल होता है ना, बिलियार्ड वाला, तो जैसे बिलियार्ड टेबल पे जो बिलियार्ड बॉल है वे मोशन करे, ठीक है। तो वे कौन सा एग्जाम्पल है भैया, टू डायमेंशनल मोशन का। ये सारा एग्जाम्पल है, सारा आप फिगर में देख सकते हैं, और आप इसको पहले लिख लीजिए, टू डायमेंशनल मोशन का डेफिनेशन लिख लीजिए और एग्जाम्पल आपको बताई दिए, ठीक है। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। सिंपल सी बात है भाई, वन डायमेंशनल मोशन में केवल एक कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो जाता है, बात समझ में आ गई। टू डायमेंशनल मोशन में दो कोऑर्डिनेट जो है टाइम के साथ चेंज होते हैं, ठीक है। और थ्री डायमेंशनल की बात करें तो तीन कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आसमान में पतंग उड़े, आसमान में चिड़ैया और फुर चिड़िया जैसे उड़ती है, या तो हवाई जहाज़ उड़ता है, प्लेन उड़ता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल 3D मोशन के हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और इसको समझना भी खैर चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए अच्छे तरीके से। वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है तो केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, ठीक है। टू डायमेंशनल मोशन में दो कोऑर्डिनेट चेंज होता है टाइम के साथ, और थ्री डायमेंशनल मोशन में तीन कोऑर्डिनेट चेंज होता है टाइम के साथ। बात समझ में आ गई। तो कुछ एग्जाम्पल आपको बता ही दिए, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक हम ढेला ले लें, अरे समझ रहे हैं ना, स्टोन, एक पत्थर ले लें और उसको ऐसे फेंकें, ऐसे फेंक दी, ऐसे लेके फेंक दी, तो बताइएगा कमेंट करके वे कौन सा मोशन होगा, वन डायमेंशनल मोशन या टू डायमेंशनल मोशन या तो थ्री डायमेंशनल मोशन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब मिटा दिया जाए इसको। चलिए अब जो मेन कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ से आपको अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है। तो सीट बेल्ट बांध लिए, अब तैयार हो जाए उड़ान के लिए। चलिए उड़ा जाए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझा जाए अच्छे तरीके से। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, चलिए अब कापी पेन तो निकाल लेना है, खोल लेना है, अभी तक बंद किए थे, और साथ साथ ये दिमाग जो है ना, दिमाग का ढक्कन खोल लेना है, कान का भी पर्दा साफ कर लेना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए तो तैयार हैं, चलिए देखिए। सबसे पहली बात, आपको एक फिगर दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, और मान लेते हैं कि ये इधर उधर कहीं पे, या यहाँ पे मान लेते हैं कोई बी पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, ये बी पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब क्या है और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, बता सकते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ से आया यहाँ आते यहाँ पे आया, ठीक, एक रास्ता ये हो गया। एक बहुत चालाक था, तो ये डायरेक्ट यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। बात समझ में आ रही है। तो दो रास्ते हो रहे हैं ना, देख रहे हैं कि एक ऐसे आया बच्चा और एक कैसे आया, ऐसे सीधे आ गया। तो आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं शॉर्टेस्ट पाथ, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, एकदम सबसे छोटा रास्ता, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई। और ये जो लॉन्गेस्ट पाथ आप देख रहे हो, ये क्या कहलाता है, डिस्टेंस। बात समझ में आ गई। तो अब थोड़ा समझिए क्या डिस्टेंस का मतलब होता है, क्या डिस्प्लेसमेंट का। देखिए डिस्टेंस का मतलब क्या है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, तो जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके द्वारा ट्रेवल किए गए पाथ का लेंथ, टोटल पाथ का लेंथ कहलाता है क्या, डिस्टेंस। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, टोटल पाथ का जो लेंथ है उसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से चला, यहाँ से कट ऐसे आते यहाँ पे पहुँचा बी पे, तो ऑब्जेक्ट मूव किया और जितना पाथ ये देखिए ये पूरा पाथ है, तो इस टोटल पाथ का ये जो लेंथ है, ये जो पाथ का लेंथ है टोटल, उस टोटल पाथ के लेंथ को क्या कहेंगे,
डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ को ही क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। बात समझ में आ गई। और शॉर्टेस्ट पाथ को, ये देखिए ये शॉर्टेस्ट पाथ था ना, तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बात समझ में आ गई। या तो डिस्प्लेसमेंट का और एक डिफिनीशन ऐसे कह सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बॉडी शुरू किया मूव करने, तो ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन। क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन। और ये क्या हो गया आपका, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जितना डिस्टेंस होता है, समझ रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो जो भी आपका तरीका है जैसे भी, तो ये आप कह सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि शॉर्टेस्ट पाथ को क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को डिस्प्लेसमेंट। जैसे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, आप थोड़ा सा ये भी ध्यान समझ लीजिएगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे नहीं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आप सोच रहे थे कि यार तब तक इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे डिस्प्लेसमेंट, गड़बड़ हो जाएगा। जो शॉर्टेस्ट होता है, समझ रहे हैं। हाँ, इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा हम दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं। चलिए मिटा दें इसको फटाफट, हम समझते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को अपने कौन सी माइंड में रखना है, यहाँ खोपड़ी में। ठीक है, चलिए देखिए पहले हम बात करते हैं थोड़ा डिस्टेंस की। देखिए डिस्टेंस का मतलब आपने समझा है टोटल पाथ लेंथ। क्या समझा, टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ मतलब टोटल पाथ का जितना लेंथ है उसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जबकि शॉर्टेस्ट यार आज कितना गलत हो रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को ही क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया। एक तो डिफरेंस ये हो गया, ये टोटल पाथ का जितना लेंथ है उसको डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट है अभी देखा है ना, शॉर्टेस्ट जो पाथ का लेंथ है उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दरार पड़ गई, अलग अलग हो गए, अलग। अरे भैया दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, दीवार हो गया पहला डिफरेंस। और सुनिए, देखिए जो डिस्टेंस होता है वह स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सा, स्केलर क्वांटिटी। जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है। स्केलर आपने पढ़ा होगा, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो केवल मैग्नीट्यूड को बताती हैं, जबकि ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताती हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी बताती हैं, तो डायरेक्शन क्या होता है भैया, डिस्प्लेसमेंट का, अभी आगे बताएंगे। देखिए अगला देखते हैं, एक और समझिए। देखिए जो डिस्टेंस होता है वे हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है या तो उसके बराबर होता है। बात समझ में आ रही है। हमेशा देख लीजिए, कोई भी केस आप रखिएगा तो डिस्टेंस जो होगा वे डिस्प्लेसमेंट के या तो उससे ग्रेटर होगा या तो उसके इक्वल होगा। हमेशा ऐसा होता है। जैसे आपको जो फिगर दिखाए हैं उसमें डिस्टेंस क्या था, ज़्यादा था, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, या तो हमेशा ज़्यादा होगा या तो इक्वल होगा। बात समझ में आ गई। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होता है या तो इक्वल टू होता है। जबकि इसमें बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वे क्या होता है, छोटा होता है या तो उसके इक्वल होता है, किसके, डिस्टेंस के। बात समझ में आ गई इतना। चलिए और कुछ समझते हैं। ये बात याद रखिएगा, डिस्टेंस जो है टाइम के साथ बढ़ता है, घटता नहीं है। मतलब ये डिस्टेंस को ऐसे कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल कैन नेवर डिक्रीज विथ टाइम। ठीक है, विथ टाइम मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने वे हमेशा
टाइम के साथ बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जबकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ टाइम। समझ गए, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है इसको एकदम ध्यान से फिट कर लीजिए दिमाग में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है, ग्राफ पे क्वेश्चन। देखिए बस आपको ये दिमाग में रखना है कि जो डिस्टेंस है वह टाइम के साथ कभी भी डिक्रीज नहीं करता है। कहाँ से डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कहाँ से करेगा। हम यहाँ से चले गए दिल्ली, दिल्ली से चले गए लखनऊ, लखनऊ से चले गए गाजीपुर, गाजीपुर से चले गए इलाहाबाद, तो डिस्टेंस कहाँ डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि टोटल पाथ का जो लेंथ है उसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, हमको जाना था असली में इलाहाबाद, हमें तो घुमा के गए और डायरेक्ट इलाहाबाद, डायरेक्ट जो सीधी रेखा है वे पहुंचा दे, तो वे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ में आ रही है। तो डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करते हैं, जबकि अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा टाइम के साथ डिक्रीज करते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो पहले इतना नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। हो गया, चलिए मिटा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। देखिए अभी हमने आपको बताया भी है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वे उसका वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन को भी बताते हैं। तो आखिर में डिस्प्लेसमेंट का क्या डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन है। तो याद रखिएगा, हमेशा ये दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पोजीशन से होता है। इनिशियल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल पोजीशन से। जैसे कोई बॉडी है, मान लीजिए कि यहाँ से बॉडी ए पॉइंट से मूव किया, यहाँ आया बी पॉइंट पे, यहाँ आया सी पॉइंट पे, यहाँ आया डी पॉइंट पे, यहाँ आया ई पॉइंट पे, कहीं पे आया, उससे क्या लेना देना है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वे तो ये होगा। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पोजीशन से होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। ये बस याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। और एक लास्ट बात आपको ये याद रखनी है जो मैंने बताया है। देखिए कुछ सिमिलरिटी भी देख लेते हैं इसी बहाने। चलिए, डिस्टेंस क्या होता है भैया, डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर होता है। ये इसका सिमिलरिटी है, अब है ना, इसका मीटर दोनों का, ठीक है। तो इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं थोड़ा मोड़ा समझ लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे एक दो क्वेश्चन। अभी याद रखिएगा, मेरी बात को समझ लिए कि नहीं। इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट और अगली वीडियो में न्यूमेरिकल लाएंगे। जो भी हमने पढ़ा ना आज की इस वीडियो में, जो भी पढ़ा, तो अगली वीडियो में उस पर न्यूमेरिकल होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे इतने अच्छे न्यूमेरिकल, इतने बेहतर तरीके के न्यूमेरिकल हो गए। 11th जो लोग नॉर्मली 11th में पढ़ते हैं उनके लिए, जेई नीट के लिए क्वेश्चन होंगे, वैसे क्वेश्चन छाट के लाएंगे भैया, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बस बेस्ड क्वेश्चन होंगे और किसी पे नहीं। जो कॉन्सेप्ट तैयार किए उस पर क्वेश्चन किया जाए। बात समझ में आ रही है। चलिए तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपसे भी पूछेंगे, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी ए पोजीशन पे है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये यहाँ से मूव किया, आया बी पे, ठीक है, फिर मान लेते हैं कि आया ये सी पे, ठीक है, और ये वापस, अभी नहीं, पहले इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि ए से बी आया, मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं आया 30 किलोमीटर। तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फटाफट बताइए, फटाफट। चलिए फटाफट बताइए, 1 मिनट का मौका दिए तो थोड़ा पानी पी लिया जाए, फटाफट बताइए। हो गया। चलिए अब बताते हैं। आप लोग तो कहें ये ललुआ सवाल है। देखिए डिस्टेंस की बात करते हैं और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस का मतलब हमने क्या बताया, बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, बॉडी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल पाथ का लेंथ, सिंपल बोले तो टोटल पाथ का लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक आया तो टोटल पाथ का लेंथ कितना है, 20 + 30 50 किलोमीटर, ठीक है। अरे 20 30 50, ठीक है।
हाँ, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो भैया ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ये हो गया फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो भैया यही तो शॉर्टेस्ट भी हो गया, यही शॉर्टेस्ट है, यही लॉन्गेस्ट भी है। तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 20 + 30 कितना, 50 किलोमीटर। और इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वे किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। बात समझ में आ गई। अलग केस लेते हैं, मिटा दे इसको फटाफट। चलिए अगला केस देखिए, इसी पे लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि जो बॉडी है वे ए से बी पे आया, फिर बी से सी पे आया, और ये सी से मुड़ गया पीछे, और सपोज करते हैं ये आया किस पे, डी पॉइंट पे। और कितना पीछे आया, सपोज करते हैं 10 किलोमीटर पीछे आ गया। अब आपको बताना है कि सर बताइए डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना। ठीक है, चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए, फटाफट बताइए कितना होगा, बता दिए। चलिए हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले डिस्टेंस की बात करें। डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ मतलब बॉडी यहाँ से आया यहाँ, फिर पीछे आया यहाँ डी पॉइंट पे। तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए, ए बी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस फिर सी डी कितना हो गया, ए बी 20 + 30 प्लस सी डी कितना 10, तो 50 × 10 = 60 किलोमीटर। क्लियर हो गया। आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा भैया, डिस्प्लेसमेंट देखिए शॉर्टेस्ट पाथ ना, मतलब इस बंदे को जाना कहाँ था असली में, डी पे जाना कहाँ था, ए से डी पे, और ई गया है यहाँ पे ए से बी, फिर बी से सी, फिर आया पीछे मुड़ के डी पे। जाना तो यही ना था, शॉर्टेस्ट पाथ भैया, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से डी, ए से डी, ए से डी। अब देख रहे हैं कि पूरा बी से सी कितना है, बी से सी है 30, और ये कितना चल दिया 10, तो मतलब इतना क्या हो गया 20। देखिए पूरा 30 में से 10 जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो गया। तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट कितना होगा, 20 + 20 कितना 40 किलोमीटर। बात समझ में आ गया बच्चों। अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं बस ऐसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको। देखिए मिटा दें। देखिए अब करते हैं थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और वे यहाँ से सर्कुलर पाथ पे ए पोजीशन से मूव करता है, ठीक है, और जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस सपोज करते हैं मान लेते हैं आर है, ठीक, आर है। तो एक कंप्लीट रोटेशन लगाता है। तो जब ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि ए पोजीशन से यहाँ से मूव किया, ठीक है, और यहाँ से मूव किया ए पोजीशन से, और एक कंप्लीट रोटेशन करके यहाँ पे पहुँचा, तो बताइए कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हाँ हो गया, बता दिए। चलिए अब हम बताते हैं। देखिए डिस्टेंस की बात अगर करें तो देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव किया, पूरा ऐसे 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 एक चक्कर लगा दिया, एक चक्कर लगाया, और आप जानते हो कि अगर बॉडी जब एक चक्कर लगाता है तो कितना डिस्टेंस के इक्वल होता है, इस सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर होता है, आप जानते हैं। और सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr पढ़े होंगे, 2πr, रेडियस r है तो ये हो गया r, मतलब इतना डिस्टेंस कवर करेगा। बात समझ में आ गई। अरे भैया देखिए यहाँ से मूव किया, ऐसे 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 एक चक्कर लगाया, तो एक चक्कर में ये कितना डिस्टेंस कवर किया, जितना कि सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो ये क्या होता है, बाउंड्री का, ये जो आउटर बाउंड्री आप देख रहे हो उसका टोटल लेंथ होता है, समझ रहे हैं। तो सरकमफ्रेंस के बराबर ही एक चक्कर में डिस्टेंस कवर करेगा, तो कितना हो जाएगा 2πr होगा। बात समझ में आ गई। अभी और समझेंगे, आसानी से सब समझ में आएगा। अगला हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट ये क्या है भैया, डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ पे बॉडी है, एक चक्कर लगाया फिर यहीं पे पहुँच गया, तो इनिशियल पोजीशन भी वही, फाइनल पोजीशन भी वही, मतलब दोनों वही हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना भैया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। डिस्प्लेसमेंट एक हम क्लास 9th के वीडियो में
बनाए हुए हैं उसको भी अगर आप देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, ठीक है। उसमें तो और बढ़िया बताऊँगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सब में बढ़िया है, देखिएगा जरूर। तो अगर आप उसमें देखेंगे मतलब बनाए थे तो उसमें हम डिस्प्लेसमेंट बोले हैं, डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी लग रहा कहीं को बोल दिए हैं डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्प्लेसमेंट होता है। एक लड़की ने कहा डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्प्लेसमेंट। तो वीडियो बनाने से मतलब बार बार लोग बताते रहते हैं तो थोड़ी मोड़ी गलतियाँ वैसे ही हो जाती हैं, ठीक है। तो कुछ गलतियाँ अगर लगें, कुछ त्रुटियाँ हों तो ज़रूर बताइए, ठीक है। तो समझ में आ गया। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बदल लेते हैं। मान लेते हैं कि r इक्वल टू है 7, r इक्वल टू 7 मीटर सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। तो देखिए, तो एक चक्कर लगाया भैया, अच्छा चक्कर, एक चक्कर हटाते हैं, 4 चक्कर लेते हैं। देखिए कुत्ता भी भौंकने लगे, 4 चक्कर लगाते हैं, 1 2 3 4, ऐसे 4 चक्कर लगाएं तो क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलिए हम बात करते हैं डिस्टेंस की। देखिए डिस्टेंस कितना होगा, तो हमने बताया आपको कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे एक चक्कर लगाता है तो सरकमफेरेंस के बराबर, सर्किल के सरकमफेरेंस के बराबर ही डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो कितना होगा 2 पाई r होगा, ठीक है। 4 चक्कर लगाया तो एक चक्कर में इतना, तो 4 चक्कर के लिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 4 2 जा 8 और पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7, 1 1 कट गया, मल्टीप्लाई करके 8 मल्टीप्लाई 22 रख दिया, 8 2 16 8 2 17 मीटर हो गया। ऐसे करेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो भैया वही हो गया ना, 4 चक्कर लगाए 1 2 3 4 आके यहाँ पर रुक गए, इनिशियल पोजीशन भी वही, फाइनल पोजीशन भी वही, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, समझ गए। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन और बदलते हैं। देखिए अब क्या क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसा है, ये सेमी सर्किल है, ठीक है, सेमी सर्किल। और यहाँ पे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव किया, ए पोजीशन सपोज करते हैं और मूव करके ऐसे, देखिए कैसे मूव किया बच्चा, देखिए ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे 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 ऐसे, एक, समझ रहे हैं, सेमी सर्किल का एक चक्कर लगाया, ठीक है। तो बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए मान लेते हैं कि ये इसका जो रेडियस है वे कितना है 14 मीटर है, ठीक है। देखिए हो गया, अगर आपको आ रहा हो तो वीडियो पॉज कीजिए और खुद से कीजिए, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं डिस्टेंस की। देखिए डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से ये बंदा आता है ऐसे 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 ऐसे, एक चक्कर लगाता है, तो सेमी सर्किल का एक चक्कर लगाता है। आपको पता है कि जब एक कंप्लीट रोटेशन सर्किल का करता है तो 2 पाई r के इक्वल, ठीक है। लेकिन सेमी सर्किल उसका हाफ है तो हाफ से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो गया पाई r, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगा पाई r। तो ये हो गया पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 14, तो 7 1 जा 7 2 जा मतलब 22 2 जा 44 मीटर हो गया। बात समझ में आ गई। मतलब सेमी सर्किल का एक चक्कर लगाएं तो पाई r के इक्वल जो है कि डिस्टेंस कवर करेगा। और डिस्प्लेसमेंट तो आप सभी जान रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एक चक्कर लगाए तो 0। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन 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 गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, गड़बड़ हो रहा है। डिस्टेंस ये नहीं होगा, गड़बड़ हो गया। देखिए क्या गड़बड़ हो रहा है, यहाँ जो सर्किल ऐसे ना होता है, समझ रहे हैं, ऐसे होता है, मतलब ऐसे 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 ऐसे, यहाँ ऐसे होता है, इसको थोड़े ही उसमें लेते हैं, तो डिस्टेंस गड़बड़ था वे। हाँ देखिए कैसे करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए। देखिए यहाँ से पहले यहाँ आएगा तो कितने के इक्वल पाई r के इक्वल, क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर शुरू करता पूरा एक चक्कर लगाता तो 2 पाई r, और यहाँ से अगर यहाँ पे बस आता तो कितना कितना पाई r, तो ये हो गया पाई r प्लस, और भैया अभी यहाँ से यहाँ भी चल रहा है तो r इतना कहते हैं तो पूरा डायमीटर कितना हो गया 2r हो गया। बात समझ में आ रही है, 2r हो गया। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन कीजिएगा, r की वैल्यू रख के निकालिएगा तो डिस्टेंस होगा। बात समझ में आ गई। और डिस्प्लेसमेंट तो समझ गए 0, समझ रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि जो बॉडी है यहाँ से मूव कर रहा है और ये आते आते बी पॉइंट पे आ रहा है, तो हमको डिस्टेंस मत बताइए, डिस्टेंस तो समझ गए कि पाई r की इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
तो अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वे क्या होगा, ये होगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपका पाथ बड़ा है और यहाँ से जाने का तरीका ये शॉर्टेस्ट लेंथ ये है, तो इसका मतलब ये जो होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये कितना होगा, आर 2r के इक्वल होगा, और r की वैल्यू 14 रख दीजिएगा, 14 2 जा कितना 28 आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये सारे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गई? और एक समझ लेते हैं देखिए बोलते बोलते थक गया। देखिए ये हो गया देखिए इसको पहले मिटा दिया जाए। देखिए मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव किया, आया बी पोजीशन पे, फिर मान लेते हैं कि बी से सी पोजीशन पे आया, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है 90 है, ठीक। मान लेते हैं कि ये 2 है और सपोज करते हैं कि ये कितना है भैया, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, ठीक। तो बताइए कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, बता सकते हैं? देखिए बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस कितना होगा, ये बंदा यहाँ से आया ए से बी पे आया, बी से सी पे आया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। तो ए बी कितना है 3, अब प्लस बी सी कितना है 4, तो 3 4 7 जो मीटर में होगा भैया तो मीटर में लिख देंगे, समझ रहे हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो अगर आप देखो तो ये ऐसे जाने की बजाय ऐसे सीधे ऐसे जाया जा सकता है कि नहीं। तो ये हो गया आपका AC जो होगा वे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और इसको निकालने के लिए चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही होगा परपेंडिकुलर और ये बेस, एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे थीटा एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये सारी चीज़ें आप मैथ में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो h² इक्वल टू फार्मूला होता है p² प्लस b²। तो यहाँ पे फटाफट p की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर रख देंगे, प्लस b की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर रख देंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 25 हो गया। और h इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो h इक्वल टू रूट में 25, मतलब h इक्वल टू हो गया 5 मीटर। ख़त्म, खलास। ऐसे जो है कि कर सकता है, अरे कैलकुलेशन है कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये आपके लिए है क्वेश्चन और ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन इसको जरूर लिखिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये कितना होगा, ठीक है। हमको डिस्प्लेसमेंट बताइएगा, डिस्टेंस मत बताइए, डिस्प्लेसमेंट मत बताइए, मत डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइएगा, ठीक है। ABC ये लिखे हैं 5, ये लिखे हैं 7, बताइए कि ये कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। और इस वीडियो में पूरा हमने बहुत कुछ सीखा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बहुत कुछ समझा। अगली वीडियो में हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे, अगली वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 के सारे वीडियो, तो लाइन बाय लाइन आप देख सकते हैं। कहाँ पे जाकर, प्लेलिस्ट पर जाकर, वहाँ पे जाइए, सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। आपका इंतजार कर रहे हैं, जाइए, जरूर जाइए। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।